Okay, so I am explaining this chapter solution. In solution, we know that what is the solution? Homogeneous mixture of the two or more than two component. इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं सल्यूट, और जो लार्जर पार्ट है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं सॉल्वेंट. देखना जरा ध्यान से. Here I am doing this solvent. यहां पे लिख रहा हूं सल्यूट, और यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल. बहुत सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो इफ अवर सॉल्वेंट इज लिक्विड, पहला सॉल्वेंट मैंने ले लिया लिक्विड. अब लिक्विड के लिए तीन टाइप के सल्यूट हो सकते हैं. एक हो सकता है सॉलिड, सेकेंड हो सकता है लिक्विड, और थर्ड हो सकता है गैस. राइट. अब इसके एग्जाम्पल देखते बेटा यहाँ पे. तो ऐसा एग्जाम्पल आपको इमेजिन करना है, सोचना है, जिसमें कि लिक्विड सॉरी सॉलिड कम हो और लिक्विड ज्यादा हो. तो बहुत सा सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे सॉल्ट इन वाटर. शुगर इन वाटर, एक्सेट्रा. अब हमें ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जिसमें कि सल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है. तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे इथेनॉल इन वाटर, मीन्स अल्कोहल इन वाटर. राइट. या फिर ये पे लेंगे गैसोलीन. दीज आर द एग्जाम्पल. वाटर एंड मिल्क. अच्छा, यहां पे देखते हैं गैस एंड लिक्विड. गैस इज सल्यूट एंड लिक्विड इज व्हाट? सॉल्वेंट. गैस कम अमाउंट में है और लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सोचना जरा. तो गैस और लिक्विड के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ऑल सॉफ्ट ड्रिंक. राइट ना. ऑक्सीजन इन वाटर. दीज आर द एग्जाम्पल. अब इसके बाद मैं दूसरा सॉल्वेंट ले रहा हूं, दैट इज व्हाट आई एम टेकिंग दिस सॉलिड. अब सॉलिड के लिए फिर से तीन सल्यूट हो सकते हैं. अगेन वन इज व्हाट? सॉलिड. सेकेंड विल बी व्हाट? लिक्विड. एंड थर्ड वन इज व्हाट? गैस. इसके एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन. देखो यहाँ पे सॉलिड एंड सॉलिड. You have to imagine that example in which both one is solid. Liquid, sorry, solvent and solute, both one is what? Solid. ऐसा एग्जाम्पल आपको कंसीडर करना है जिसमें दोनों सॉलिड हो. तो आपको पता है जो मेटल अलॉय होते हैं ना, उसमें दोनों सॉलिड होते हैं. मेटल अलॉय मतलब अगर हमने बात कर लिया ब्रॉन्ज, राइट, तो दोनों सॉलिड मिक्स है आपस में, होमोजियसली मिक्स है. तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रॉन्ज, ब्रास. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मेटल अलॉयज, एंड दीज आर द सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, अब लिक्विड और सॉलिड. लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड ज्यादा है एज अ सॉल्वेंट, और लिक्विड क्या है? कम है.
तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? अगर जैसे सोडियम को मर्क्यूरी के साथ मिक्स कर दिया गया तो उसको बोलते हैं अमलगम। सो वी कैन से दैट अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, जैसे जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ऐसा तो हम कह सकते हैं सोडियम एंड Hg। मतलब कहेंगे क्या इसको? सोडियम अमलगम। ठीक है, सोडियम अमलगम, राइट, ऐसा। या जेम्स टाइप का हो गया, जेम्स जेली, ये भी एक एग्जांपल हो जाते हैं लिक्विड और सॉलिड के। गैस एंड सॉलिड, आपने एक स्टोन देखा होगा स्पंज जैसा, राइट? स्पंज जैसा, जैसे होल होते बारीक, तो उसमें गैस आ जाएंगे। तो ऐसे स्टोन को बोलते हैं प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन। इस केस में जो सॉलिड है वो ज्यादा होगा, और लिक्विड जो है, गैस जो होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सॉरी, प्यूमिस स्टोन, हाँ। या फिर लेंगे H2 गैस, ठीक है, इन पीडी। प्लेडियम पे अगर ये जाकर के एडजॉर्ब हो गया तो उसको भी बोलेंगे ऐसा। अच्छा, तीसरा जो अपना सोल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा? उस केस में हम लोग लेंगे क्या? गैस। वी टेक दिस व्हाट? गैस। अब इसमें फिर से तीन टाइप के सल्यूट हो सकते हैं। एक होगा सॉलिड अगेन, दूसरा होगा बेटा लिक्विड, और तीसरा होगा गैस। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में एग्जांपल्स देखते हैं वन वन। जैसे इसका एग्जांपल देखा सॉलिड और गैस का। सॉलिड कम अमाउंट में है और गैस कैसा है? ज्यादा अमाउंट में। आपको आ रहा है समझ में? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर इन एयर, अदरवाइज आयोडीन, राइट? आयोडीन इन एयर, कैम्फर इन एयर, एक्सेट्रा। अच्छा, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस, लिक्विड सल्यूट है, गैस कैसा है अपना? सॉल्वेंट है। तो क्या एग्जांपल होगा इसका? इसका एग्जांपल ऐसा था, इससे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। या फिर इसका और एक एग्जांपल लिख सकते हैं मॉइस्चराइज एयर। ठीक है। अच्छा, यहां पे जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम लोग, दिस वन, इसको मैं यहां पे लिख देता हूँ, गैस एंड गैस का। तो एटमॉस्फेरिक एयर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, राइट? अब आपको पता है एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? दीज आर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो दिस इज द गैस। तो ये सारे एग्जांपल आपके हो गए, और ये इतने टाइप के, टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए अपने बेटा? 9 टाइप के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सॉल्वेंट में जब हम लोग सल्यूट डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में सल्यूट जब मिक्स करते हैं तो दो चीजें एक साथ होती हैं। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। मैंने लिया बेटा सल्यूट और ले लिया सॉल्वेंट।
ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे इसको डिसॉल्व करेंगे, आप एक दिमाग में इमेजिनेशन रखो कि आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो जैसे आप शुगर डालोगे, शुगर के पार्टिकल क्या होंगे, छोटे छोटे ब्रेक डाउन होंगे, और जो ब्रेक डाउन होता है लार्ज पार्टिकल छोटे पार्टिकल में, स्मॉलर पार्टिकल में, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। उसके क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, राइट। और डिसोल्यूशन होकर के क्या बनाते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन में जो छोटे पार्टिकल होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, क्रिस्टल, बड़ा पार्टिकल। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन। दोनों चीजें साथ में होती रहती हैं, लेकिन अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। यहाँ पे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला बता रहा हूं मैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे कह सकते हैं इसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मोर सल्यूट कैन डिसॉल्व in given amount of solvent, given amount of solvent पे at constant temperature, राइट ना। तो अगर मैंने सपोज 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें 1 स्पून शुगर डाल दिया, डिसॉल्व हो गया, और एक डाल दिया, डिसॉल्व हो गया, और एक डाल दिया स्पून शुगर, डिसॉल्व हो गया। तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। दूसरा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, इस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सॉरी इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉरी, ओके। मतलब पार्टिकल जितनी स्पीड से ब्रेक डाउन होंगे छोटे पार्टिकल में, उतना ही पार्टिकल कंबाइन होकर फिर से बना देगा। मतलब ये सिचुएशन में नो मोर सल्यूट, वी कैन से दैट नो मोर सल्यूट dissolved in given amount of solvent, राइट। अब अगर मैंने सपोज 1 ग्लास वाटर लेकर के 3-4 स्पून शुगर डाल के डिसॉल्व कर दिया है, अब उसके बाद अगर मैं डालूंगा, अगर उसके बाद मैंने अगर डाल दिया उसमें शुगर, एक स्पून और डाल दिया, और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, तो ऐसे ही सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड। अब वो डिसॉल्व नहीं हुआ, तो अब क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट, सैचुरेटेड सोल्यूशन। वही क्या होता है बेटा यहाँ पे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? यस, वन बाय वन रिप्लाई टू मी। अब्दुल, यस सर। ओके। अभिनव, यस सर। गुड। ब्रिजेश, हाँ सर। यस सर।
वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बचा? सिद्धार्थ। हाँ सर। वेरी गुड। कहीं बाहर है, बाहर से लेक्चर ले रहे हैं ना? ये सोल्यूशन सर कौन चैप्टर सा है बेटा। चैप्टर चल रहा है? सोल्यूशन चैप्टर, सोल्यूशन सेकंड चैप्टर चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये हो गया बेटा, रेट ऑफ डिजोल्यूशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ। एक और होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है और उसके बाद जैसे ही कूल करेंगे फिर से वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, दैट इज व्हाट सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये बातें कर लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करने जा रहा हूं बेटा? सॉल्युबिलिटी की। ध्यान से देखना यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। तो किसी सल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जैसे अगर मैंने 1 स्पून शुगर को 1 ग्लास वाटर में डाला और 1 स्पून शुगर को 1 स्पून सॉल्ट को 1 ग्लास वाटर में डाल दिया, सुनो मेरी बात। दोनों केसेस में मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम लिया है। दोनों केसेस में मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया है? सेम लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं? शुगर। इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं बेटा? सॉल्ट। तो देखोगे कि सॉल्ट बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है एज कंपेयर टू शुगर। सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब इसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर से। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज ग्रेटर देन द शुगर इन वाटर। तो समस्या ये होती है कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है वाटर में? क्या रीजन है? राइट। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्बिलिटी मींस व्हाट एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्युबिलिटी। और इस पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर इफेक्ट करेगा, इसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। तो वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके पहले मैं लिख रहा हूं व्हाट इज दिस सॉल्युबिलिटी। सो वी कैन से दैट द एक्सटेंट टू विच a substance a substance dissolves in a solvent dissolves in a solvent varies greatly with different substances. With different substances, right? और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द नेचर। It depend upon या depend on nature of solute and solvent। दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, जिसकी हम बात करने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सुनो यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको एक्सटेंड करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन, एक्चुअल क्या होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द solubility
of a solute is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature. इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्बिलिटी, राइट ना? ठीक है, दैट इज व्हाट सॉल्बिलिटी। अब सुनो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर की। तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी है। देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्बिलिटी को, ठीक है? तो पहला होता है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे होगा। सो आपको पता है कि लाइक डिजोल्व इन लाइक, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, यही देख लो आप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब क्या हो गया इसका कि अगर सल्यूट पोलार है, पोलार सल्यूट easily dissolve in polar solvent, ठीक है? सिमिलरली नॉन पोलर सल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसी कहते हैं लाइक डिजोल्व इन लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, राइट? अगर दोनों पोलार है तो बहुत जल्दी, जैसे मैंने बताया कि आपको NaCl लिया, अब NaCl में क्या आयोनिक कंपाउंड है और वाटर भी कैसे है, पोलार है, फटाक से डिजोल्व हो जाएगा, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिया NaCl, सुनो मेरी बात, NaCl सॉलिड है, इसको मैंने ले लिया वाटर में, तो ये क्या बनाएगा? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से। होता क्या है कि जैसे ही सॉलिड क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं, वाटर में डालेंगे तो इसका क्रिस्टल ब्रेक होगा ना, और उसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट में एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लैटिस एनर्जी, ठीक है? ये बात तो क्लियर हो गई, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। अब होगा क्या कि जैसे इसको डिसॉल्व करेंगे ना, तो Na प्लस जो होगा, सोडियम प्लस, दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर कैसे सराउंड करेंगे इसको, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2O हो गया बेटा, यहाँ पे ले लिया मैंने H2O, यहाँ पे ले लिया मैंने H2O, यहाँ पे ले लिया मैंने H2O, यहाँ पे ले लिया H2O, H2O।
अब इस केस में आपको देख के पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा है, निगेटिव, और हाइड्रोजन जो होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है। ये सबके साथ यही है। तो ये माइनस है बेटा और ये प्लस है, तो ये इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब क्या हो गया कि सोडियम आयन को वाटर के मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेर लिया। इसी को कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन। इसको कहते हैं हाइड्रेशन। Na+। सिमिलरली Cl- को भी हाइड्रेट करेंगे। अब Cl- को कैसे हाइड्रेट करेंगे बेटा? यहाँ पे Cl- के लिए हम लोग लिखेंगे H2O इस ढंग से। ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि अब तो वाटर क्या होगा, ऐसा होगा ना, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस वाला इधर आ जाएगा। समझो मेरी बात को अच्छे से। H आ गया, H H H। अब होगा क्या कि ये इधर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अब प्लस आ गया ये। ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ आ गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लस और इसको बोलेंगे हम लोग माइनस। प्लस एंड माइनस। तो ये भी हाइड्रेटेड हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रेशन ऑफ क्लोरीन। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं, सुनो मेरी बात। जो ये क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल इन द सेंस ऐसा लैटिस होगा, इसका पूरा कंपैक्ट होगा। 1 मोलर क्रिस्टल मैंने सिखाया आपको सॉलिड 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 स्टेट में। ये ऐसा पूरा पैक होगा ये, राइट। यहाँ पे क्रिस्टल होंगे ऐसा, NaCl+ होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। और यहाँ पे जब ये आयंस वाटर से सराउंडेड हो गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, आई रिपीट, इसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लैटिस एनर्जी। और यहाँ पे फॉर्म होने के बाद जो सराउंडेड हो रहे हैं वाटर से, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, इसको जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, उससे ज्यादा हमें मिल रहा है यहां से, तो ये आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा कंपाउंड। तो इसका मतलब अगर ये पोलार और ये पोलार है, दोनों पोलार है, तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को ब्रेक कर देंगे। आपको मेरी बातें समझ में आ रही बेटा? हाँ, हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। और जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे वो किसमें डिसॉल्व हो जाएंगे? नॉन पोलर में। तो इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व इन लाइक, राइट। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मीथेन, इथेन, ये सब कैसे हो गए? नॉन पोलर हो गए। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, लाइक कोलेस्ट्रॉल, dissolves in non-polar solvent like benzene, ईथर, ये सब कैसे होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, राइट ना। तो ये इसका
परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है, मैंने फर्स्ट फैक्टर बताया आपको, नेचर ऑफ सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट। नाउ इट्स सेकेंड फैक्टर इज व्हाट? सेकेंड फैक्टर इज व्हाट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। चलिए देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली अगर हम देखने जाएंगे ना टेम्परेचर का इफेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि आप एक बार सोचो जरा सा, तो आप लोगों कि नहीं टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। और होता भी है, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है, विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्बिलिटी इंक्रीजिंग। कुछ केसेस में तो अगर 10 डिग्री तक टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो सॉल्बिलिटी लगभग डबल हो जाती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अब ये डिपेंड करता है कि जब हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं किसी भी सल्यूट को सॉल्वेंट में, तो उसका नेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। जैसे जैसे अगर आप शुगर को डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो आपका ग्लास कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बाहर से हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, तभी तो ठंडा हो गया। इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में या एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए इसको अगर हम हीट बाहर से देंगे तो और जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, राइट है। लेकिन अगर कुछ ऐसा डिसॉल्व करते हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन को डिसॉल्व करो, NaOH को डिसॉल्व करो वाटर में, तो उस समय आपका जो कंटेनर होगा वो कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब ऑलरेडी डिसॉल्व होने पे हीट निकाल रहा है, और उस केस में आप अगर और हीट दोगे बाहर से तो उसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे वो कैसे होंगे? टेम्परेचर को फेवर नहीं करेंगे, मतलब लो टेम्परेचर पे ज्यादा होगा इसकी सॉल्बिलिटी। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, राइट। आपको बातें समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं बेटा, यहाँ पे KCl, KCl डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या बनाएगा? KCl एक्वस सॉल्यूशन बना देगा। प्लस हीट निकाल रहा है। हीट निकालना मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट है ना। और अगर ये हीट लेगा, माइनस डेल्टा एच लिख दिया मैंने, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्चुअली ये क्या होता है? एंडोथर्मिक। कैसा होता है? एंडोथर्मिक। मतलब हमने बाहर से अगर हीट लिया तो ये क्या करेगा? कंटेनर ठंडा हो जाएगा, मतलब बाहर से हीट ले लिया, तो दैट इज व्हाट? एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। और इस केस में अगर हमने हीट दिया, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको पता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या होता है? इक्विलिब्रियम के केस में जब हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, राइट, तो वहां पे क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट होता है जहां पे उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। समझो मेरी बात, सिंपल सी बात है। इस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बाहर से हम हीट देंगे तो और जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, खत्म बात। अगर एंडोथर्मिक है सोल्यूशन, तो बाहर से हीट देने पे और जल्दी डिजोल्व होगा, राइट। दूसरा सब्सटेंस अगर मैं लेता हूं, जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे CaCl2 सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक में हमें क्या करना पड़ेगा? हीट अगर इवॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे कम टेम्परेचर पे जल्दी रिजॉल्व होगा।
और जहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा डिजोल्व होगा। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसका ज्योमेट्री, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या इफेक्ट गिर रहा है, टेम्परेचर का इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैंने ये वाला एग्जांपल लिया जिसमें ये एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्युबिलिटी increases when we increase the temperature, और यहाँ पे क्या होगा, solubility decreases with increasing the temperature, that's all। ये कहानी हो गई इसकी, राइट है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं लाइक दैट solubility ऑफ, जैसे मैंने लिख दिया NH4NO3 CaCa2, अभी लॉजिक से तो यही लग रहा है आपको, बट अगर यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने वाला हूँ। मैंने लिया NH4NO3 और इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये बनाएगा NH4NO3 एक्वस, और ये कैसे बेटा, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक। सो ये दोनों जो केसेस है ना, बहुत ध्यान से देखना, बोथ केसेस, तो ये दोनों जो केसेस है ना, solubility of these solution increases with the temperature, राइट है। ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी दोनों में अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो दोनों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके क्रिस्टलाइन नेचर पे डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग देखेंगे ग्राफिकली। हाँ, तो कुछ ऐसे जो कंपाउंड है जो भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के बेसिस पे फॉलो नहीं हो पाते, राइट। तो वहां पे देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहाँ पे सी दिस, ऐसा ग्राफ ले लिया मैंने, यहाँ पे बना रहा हूं मैं। यहाँ पे इस साइड में लेते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे मैं ले रहा हूं सॉल्युबिलिटी, राइट। ग्राम सल्यूट पर 100 ग्राम वाटर, राइट। और यहाँ पे क्या लेने जा रहा हूं मैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर। चलिए देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर को मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ले लिया मैंने 20, यहाँ पे ले लिया मैंने 40, यहाँ पे ले लिया 60। ये ऐसा ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ। नो नीड टू बाय हार्ट दिस वन। हाँ, और यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी कैसी है, 50 ग्राम पर 100 ml, यहाँ पे ले लिया मैंने 100 ग्राम पर 100 ml, और यहाँ पे ले लिया मैंने 150, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 200, यहाँ पे ले लिया 250, ऐसा। अब जरा ग्राफ देखो कैसे बनते हैं, ठीक है। सुनो, अगर मैंने ग्राफ बनाया किसका, NaCl और KCl का, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे,
आई एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ NaCl। तो NaCl का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा टेम्परेचर से। ऐसे ही हम लोग KCl का भी देख सकते हैं कि KCl का भी ग्राफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है टेम्परेचर से। तो ये हो गया बेटा आपका NaCl और ये हो गया KCl। आप देख रहे हो कि लगभग ये पैरेलल है, मतलब इन दोनों पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। 50 से कम ही है सॉल्बिलिटी, टेम्परेचर कितना भी आप इंक्रीज कर दो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही सेम हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ, जैसे NKBr और NaBr। अब जरा समझो यहाँ पे, अगर मैंने NaBr ले लिया, KBr यहाँ पे ले लिया मैंने, ऐसा KBr ले लिया और फिर ले लिया मैंने NaBr। ऐसा ले लिया मैंने। तो अब देखो यहाँ पे हो गया NaBr और यहाँ पे हो गया KBr। तो KBr थोड़ा तो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, बट NaBr पैरेलल है, उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं गिर रहा है, बहुत मामूली इफेक्ट गिर रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे KNO3 ले रहा हूं, ध्यान से देखना, तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहीं पे अगर मैं SO4 लूंगा, Na2SO4, तो Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। यहां से देखेंगे इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऐसा। दिस टेकिंग व्हाट, Na2SO4। Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट ना। आपको समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने कैसे किया, किसके लिए डिस्कस किया, व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तो उसके लिए मैंने फैक्टर बता दिया और ये सारी चीजें बता दी, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दूसरा सोल्यूशन, दैट इज व्हाट, गैस इन लिक्विड। सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। चलिए, ये मैं सब आपको भेजता हूं, आप टेंशन मत लो। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो, एक एग्जांपल ले लो, और वो एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का ले लो, नेचुरल एग्जांपल जो आपके पास रहता है, आसपास आप देखोगे, ऑब्जर्व किया होगा। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि उसको कूल प्लेस में रखते हैं हम लोग, राइट। आप एग्जांपल देख लो, पहले एग्जांपल देख लो, फिर आपको चीज समझ में आएंगी। मैंने एग्जांपल लिया जैसे ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, राइट, ऐसा चीज हो गई। अब जरा समझो कि इस सॉल्युबिलिटी में अगर मैं देखने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर और प्रेशर, तो क्या इफेक्ट गिरेगा। पहला दिखा रहा हूं मैं यहां पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपको पता है कि अगर कोल्ड ड्रिंक को गर्म करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। जैसे ही बाहर रखते हैं हम लोग, बाहर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, बबल्स आते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid inversely proportional to temperature
इज इट राइट? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। ये सिंपल सा फंडा है। इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके अंदर मूवमेंट बढ़ जाएगा, और एक बार मूवमेंट बढ़ गया तो क्या होगा, फिर शिफ्ट कर जाएंगे वो। यही तो रीजन होता है, यही तो रीजन होता है तालाब में या फिर नदियों में गर्मी के टाइम पे जितने भी उसमें फिश वगैरह होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ये सपोज लेयर है, ठंडी में तो ऊपर रह सकते हैं, यहाँ पे फिश वगैरह रहेंगे कोल्ड कंडीशन में। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोल्ड कंडीशन और यहाँ पे लिख रहा हूँ हॉट कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन में तो ऊपर ये सब आराम से रह रहे हैं, बट हॉट कंडीशन में सारी जो मछलियां हैं, जो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स है, वो सब कहाँ पे चले जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। क्या रीजन है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीजन ये है कि कोल्ड कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है अच्छे से, O2, बट यहाँ पे जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ऊपर का टेम्परेचर बढ़ गया, ऑक्सीजन क्या होगा, स्किप कर गया, यहाँ से निकल गया। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, और कॉन्सेंट्रेशन कहां पे मिलेगा, डाउन साइड में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है। इसके लिए सारे फिश वगैरह जो रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कैसा है इसका, ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। इसमें देखो, इस पे क्वेश्चन आता है, इसमें बोर्ड पे कभी कभी क्वेश्चन आता है। एक बार एक साल क्वेश्चन आया था, व्हाई इन विंटर समर सीजन एक्वेटिक एनिमल्स आर गो डाउन इन पॉन्ड, क्यों चले जाते हैं नीचे? रीजन इज दैट ओनली कि हॉट कंडीशन पे ऊपर के लेयर पे ऑक्सीजन स्किप कर जाता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे चले जाते हैं, नीचे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, इसके लिए वो वहां पे सर्वाइव करते हैं। दिस इज द रीजन। अब इसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट गिरेगा? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड वन इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्वेंटी। नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड। क्योंकि सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, तो हम गैस की बात करेंगे, राइट ना, गैस इन लिक्विड। और फिर से अपना दिमाग पे चलाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, हाई प्रेशर पे उस पर डिजोल्व किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हो फटाक से वहां पे गैस निकलती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, सुनो मेरी बात, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, राइट ना, gaseous molecules are much far to each other, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, राइट। हाईली कंप्रेसिबल, राइट। और ये कंप्रेसिबल होते हैं, इसको अच्छे से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा वो डिसॉल्व होगा, राइट। तो यहां पे हम सिंपली कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to pressure on solution। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसी चीज को एक्सप्लेन किया था हेनरीज ने, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ, इंपॉर्टेंट पार्ट। 2 मार्क्स के लिए साथ कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, राइट। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ,
देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। It states that the solubility state that the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution। so इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि yes S solubility is directly proportional to pressure। अदरवाइज यहाँ पे हम कह सकते हैं S is equal to KH into P। दिस इज द फॉर्मूला विच यूज फॉर द कैलकुलेशन। किसको क्या बोलते हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। सो वेयर S is equal to what? Solubility of gas। S is what बेटा? solubility of gas in mole per liter। P is equal to what? Pressure। P is what? Pressure of the gas in bar over the solution। ठीक है। एंड KH इज व्हाट? हेनरी कांस्टेंट। इसको K भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे KH लिख सकते हैं हेनरी की वजह से। यहाँ पे होगा KH इज द हेनरी कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा यूनिट निकालते हैं इसका, तो यूनिट क्या हो जाएगा? वी कैन कैलकुलेट दिस यूनिट आल्सो। यूनिट्स ऑफ KH इज इक्वल टू S अपॉन P। यही तो होगा, KH इज इक्वल टू S अपॉन P हो गया। तो S क्या होता है? मोल पर लीटर, अभी भी लिखा मैंने। और प्रेशर क्या होता है? बार। बार। तो फाइनली क्या हो गया? इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर बार। दैट इज द राइट। आ गया समझ में? अब सपोज यहां पे मैं इसका डेफिनेशन निकालने जाऊं तो कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पे अगर P इज इक्वल टू 1 बार हो गया बेटा यहाँ पे, एंड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KH इज इक्वल टू S, या S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH। तो हम कह सकते हैं 10 KH is the solubility of the gas in a liquid when its pressure over the solution is 1 bar। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पूरा हो गया आपका हेनरीज लॉ, राइट।
अब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दूसरा कंपाउंड बना लेता है, राइट ना। बट वो चीजें आपको अभी यहाँ पे नहीं देखनी है, ठीक है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और वहां पे बात करेंगे वेपर प्रेशर की और राउल्ट्स लॉ की, राइट। किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर की और राउल्ट्स लॉ की। इतनी बातें समझ में आ गई? सब है कि गए सब कुछ? कौन गया छोड़ के? ओके, अब्दुल, अभिनव, अनुप्रेस, ब्रजेश, लेवरिन, सेल और सिद्धार्थ। फिर कौन नहीं है आज? मनीषा एक नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? वेपर प्रेशर। मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ यहाँ पे। लिक्विड्स इन लिक्विड्स, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, हाँ? बहुत ध्यान से देखना। एक ले लिया मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट वन, मैं यहाँ पे लेता हूँ अच्छे से, समझो यहाँ पे। ये ले लिया। एक यहाँ पे और लेता हूँ मैं। ये ले लिया। और एक लेता हूँ मैं। ये सुनो, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे। ये है कंपोनेंट ए, ये है बी, और ये है ए प्लस बी, मिक्स कर दिया मैंने, राइट। तो इसको बोलेंगे सोल्यूशन, क्योंकि दोनों मिक्स हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग सल्यूट और सॉल्वेंट। सपोज इसको मैंने ले लिया बेटा सॉल्वेंट, और इसको ले लिया सल्यूट। ये कम लिया और उसको ज्यादा ले लिया, और कुछ नहीं ज्यादा। बट पहले दोनों को इंडिविजुअल कंटेनर में लिया और फिर दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको कवर करता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया है ए,
और यहां पे ले लिया मैंने बी, और यहाँ पे दोनों को मिक्स कर लिया मैंने। यहाँ पे ए भी है और बी भी है। चलो ए का थोड़ा पोर्शन कम है, सॉरी बी का, क्योंकि वो सल्यूट है, और ए ज्यादा ज्यादा है, और कुछ नहीं। ये सारी चीजें हो गई ऐसी। हाँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब ये जब है ना, ए ए को अलग एक कंटेनर में रखा है मैंने सेपरेटली, तो पहले ये ए क्या होगा बेटा, इवापोरेट होगा, यहां से जो लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट होगा, और जब थोड़े गैस बन जाएंगे तो फिर वो गैस आपस में कंडेंस होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। मतलब एक सिचुएशन ऐसा आएगा, जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे वेपराइज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंडेंस होंगे। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो गैसियस मॉलिक्यूल है, जो कि वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराते हैं और वहां पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर exerted by vaporized molecule is called what, वेपर प्रेशर। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्या हो गया बेटा यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? लिक्विड इवापोरेट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, गैस फिर से कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बट एक सिचुएशन आएगा, ऐसा आएगा जब दोनों सेम रेट से हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा है, वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल ऑफ कंटेनर पे, उसी को तो कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सेम जो प्रोसेस होगा वो बी में भी होगा। बी के मॉलिक्यूल भी इवापोरेट होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी जाकर के वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराएंगे और वहां पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जो मैंने वहां पे कंडीशन डाला था वही कंडीशन यहाँ पे भी होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जितने गैसियस मॉलिक्यूल होंगे और जो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पे भी स्टेज हो गया इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे जो प्रेशर आया उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी। दैट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्लियर? अब जब दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्स करने पे अब दोनों के प्रेशर यहाँ पे होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे। बी का भी आएगा कुछ मॉलिक्यूल और कुछ मॉलिक्यूल ए का भी आएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और चीजें जब पढ़ोगे एक बार बुक में तो आपको मजा आएगा फिर। हाँ, एक बार चीजें समझ में आ गई तो सारी चीजें अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेज हो गया। अब इस केस में जो प्रेशर क्रिएट होगा, इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी को मिक्स कर दिया मैंने, ए और बी को मिक्स कर दिया। सपोज ये वाटर है, ये हमने अल्कोहल ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे वेपर प्रेशर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सॉल्वेंट, अदरवाइज लोअर देन सॉल्वेंट। तो ये डिपेंड करता है, ये चीजें डिपेंड करती है इसके इंटरेक्शन फोर्स पे। इंटरेक्शन फोर्स इन द सेंस व्हाट, यहां पे ए और ए का बॉन्ड होगा, यहां पे बी और बी का बॉन्ड होगा, और यहां पे क्या होगा, ए और बी का बॉन्ड होगा। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि मिक्स कर दिया मैंने, सवाल ये उठता है कि ये वाले बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला बॉन्ड कैसा है, वीक है। ये वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वाला बॉन्ड कैसा है, वीक है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, और उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। बट ये दोनों के इंटरेक्शन फोर्स, इनका जो बॉन्ड है वो कैसा स्ट्रॉन्ग है,
वीक है, और ये जब आपस में मिलकर के ये बनाते हैं तो ये स्ट्रांग हो जाता है, उस केस में ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? राइट, बोलो ना। यस सर। चलिए, किसी ने तो हिम्मत जुटाया बोलने का, और कोई? Sir, can you repeat the last part? Yes, yes, yes. I want this type of interaction. If you don't know, just ask me. What I'm explaining here, I'm taking 3 container. One, I'm taking this A as a solvent. Just to imagine this is water. Here is the B solvent, and you can imagine that any other solute. And here is the mixture of this A and B. So in this case, what is the vapor pressure of solution? Here individual vapor pressure created, pressure created by vaporized molecule is called what? Vapor pressure of A. Here is the vapor pressure of B, and here vapor pressure of solution. Now vapor pressure of solution is greater or lower than the solvent. It depends upon the interaction force. If this bond is stronger than this bond, अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन, तो वहां पे सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल जल्दी इवापोरेट होंगे और यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। बट अगर अगर वेपर इसके जो बॉन्ड होंगे, इसके बॉन्ड जो है वो वीक है और इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो कम वेपराइज होगा, उसके केस में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी के बेसिस पे राउल्स ने एक लॉ दिया था। अब उस लॉ को मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। तो सबसे पहले ए और बी जो मैंने लिया है उसको समझ लेते हैं। जो ए है, राइट, एज अ सॉल्वेंट लिया मैंने, और जो बी है उसको लिया मैंने एज अ सल्यूट। तो सॉल्वेंट सल्यूट में मैं इसको ले रहा हूं, इसका मोल फ्रैक्शन, बहुत ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन। इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स ए, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स बी, राइट। थर्ड में ले रहा हूं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसका ले लिया मैंने 1 और इसका ले लिया मैंने 2। प्योर प्रेशर लेता हूं मैं, प्योर वेपर प्रेशर, दिस इज व्हाट P10 एंड दिस इज व्हाट P20। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ये जो प्रेशर है बेटा ना, इंडिविजुअल इसका जो प्रेशर, इसको कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर, दिस बिकम व्हाट P10। ये जो प्योर वेपर प्रेशर सॉल्यूट है इसको बोल दिया मैंने P20। P20। और यहां पे जो है, यहां पे जो है, समझो जरा, यहां पे देखो, जब ज्यादा कंपोनेंट है, यहां पे 2 कंपोनेंट है, ए और बी, ए और बी दोनों है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो किसका, सोल्यूशन का। इस पूरे सोल्यूशन के प्रेशर में सिर्फ ए का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, और बी का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मेरी बात को समझो। जैसे अगर मैंने एक सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर में गैसेस को भर दिया मैंने, डिफरेंट गैसेस को फिलअप कर दिया मैंने, ए ले लिया यहाँ पे, बी ले लिया मैंने यहाँ पे, सी ले लिया, तो इस सिलेंडर का प्रेशर क्या होगा, तीनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। लेकिन इस टोटल प्रेशर में सिर्फ ए का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। टोटल में पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इसी पार्शियल प्रेशर को मैं कह रहा हूं यहाँ पे P1 और P2 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन, ये आपने सोल्यूशन में अच्छे से पढ़ा है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और ये प्योर वेपर प्रेशर। तो राउल्स ने यहाँ पे एक लॉ दिया था इस केस में कि partial pressure of a component is the
प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड प्योर वेपर प्रेशर। नहीं समझा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आई एम राइटिंग हियर राउल्ट्स लॉ, फॉर वोलाटाइल सल्यूट, मतलब दोनों जब वोलाटाइल हो, तो उस केस में इन्होंने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड प्योर वेपर प्रेशर। आई होप अंडरस्टूड। चलो इसको और बेटर में कर सकता हूं, इसको 1 और इसको 2 ले लिया, देन इफ आई एम टेकिंग दिस 1 इट इज, इफ आई एम टेकिंग दिस 1 2, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका ले लेंगे 1 और इसको ले लेंगे 2, तो यही हो जाएगा इसके लिए भी। इसको बोलेंगे हम लोग x2 इंटू P20। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई बेटा? देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। तो प्योर वेपर प्रेशर इसका कितना है? P10। इसका मोल फ्रैक्शन इसमें कितना आ रहा है? x1। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? x1 इंटू P1। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना हो जाएगा? x2 इंटू P20। अच्छा, ये जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? वो P के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में अगर मैं P लिखने जाऊं, देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू क्या है? x1 प्लस P10। P2 की वैल्यू क्या है? x2 इंटू P20। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? यस सर। इतनी बातें समझ में आ हाँ गई बेटा सर। आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पकड़े रहना, छोड़ना मत। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा आगे? आगे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो क्या हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1? यस, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे p इज इक्वल टू x1 P10 प्लस 1 माइनस x1 P20। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो मिलेगा यहाँ पे x1 P10 प्लस P20 माइनस P20 इंटू x1। इतनी बातें तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम यस कुछ सर। कॉमन ले लेते हैं, तो फाइनली क्या मिलने वाला है? देयरफॉर फाइनली वी गेट दिस द राउल्ट्स लॉ इक्वेशन, P इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट, x1 मैंने ले लिया प्लस P1 नॉट। दिस इज द फॉर्मूला विच यूज फॉर द कैलकुलेशन फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राइट है? यस सर। राइट है बेटा? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। गॉट इट? इतनी बातें समझ में आ गई सबको? सॉरी, यस सर। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ। अब इस राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम लोग जरा देखेंगे कि क्या होता है इसका वेरिएशन, राइट? पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज द निगेटिव डेविएशन। तो ये जरा अपने ध्यान में रखना। इसके बाद मैं आपको राउल्ट्स लॉ का आगे का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और अच्छे तरीके से, कहां पे पॉजिटिव डेविएशन होता है, कहां पे निगेटिव डेविएशन होता है। ओके, ओके। तो आज Yes, यहीं sir. पे स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।